नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। अभी तक आप लोग हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या तो करेंट अफेयर या तो पॉलिटी और हिंदी की क्लास आपने हमसे देखा होगा। ऑफलाइन में मैं अभी तक हिस्ट्री पढ़ा रहा था और आज मन किया कि आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन दी जाए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, यानी इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे क्या क्या पढ़ना है उन सब की चर्चा हम करेंगे। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या हैं, कौन से पार्ट हमको इतिहास में पढ़ने हैं या कौन से नहीं पढ़ने, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जब हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, पहले से बता देते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया यानी भारत, आधुनिक भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और ये भी वहाँ पे साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि लोगों के बीच में कुछ डिबेट होते हैं कि हमें जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहाँ उसकी शुरुआत कब से, यानी उसका प्रारंभ कैसे, कहाँ से माना जाए, उसकी चर्चा करेंगे कि प्लासी के युद्ध से उसकी प्रारंभ माना जाए या औरंगजेब की मृत्यु से आधुनिक भारत के इतिहास का हम प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस, इतिहास का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इतिहास। तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि इतिहास कहते किसे हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है तो उसको पहले हम देख लें। ठीक है, तो इतिहास में आप जब देखते हैं तो इतिहास को हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे हमको पढ़ना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साथ साथ फिर हम देखेंगे मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास यानी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसकी अब इन तीनों की यदि हम चर्चा करें, जैसे प्राचीन इतिहास, ठीक है, जैसे प्राचीन इतिहास हुआ, मध्यकालीन इतिहास हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों से निकल कर आता है क्या, आर्ट और कल्चर, कला एवं संस्कृति। क्या आता है, कला एवं संस्कृति, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम देखेंगे भारत की कला यानी स्थापत्य क्या था, इसकी चित्रकला क्या थी। ठीक है, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर की मूर्तियों को देखकर आप अनुमान कैसे लगाएंगे कि इस मंदिर का जो स्थापत्य है यानी वो किस शैली में, यानी ये मूर्ति किस शैली में बनी है, गांधार में है, द्रविड़ है, वेशर है। तो इन सब की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो उन सब की चर्चा हम, यानी जो आपका चौथा टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पर करेंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट यानी पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ से आपके क्वेश्चन वनडे एग्जाम में, जैसे आपके एसएससी हैं, बैंक हैं, रेलवे हैं, तो कभी कभी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन का महत्व नहीं है। जो बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाता है, एग्ज़ाम उसका क्लियर नहीं होता है, उससे पूछे कितना तकलीफ होता है। तो इसलिए हम सभी टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। जैसे हमने सिलेबस का जो बताया कि डिजाइन, हम देखेंगे यहाँ पे प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की यदि हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हम देखें यानी प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक हम कहेंगे पूरा पाषाण काल, नाम आपने सुना होगा, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
और अगला है हमारा नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। यानी ये 3 टॉपिक हम लोग यहां से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी क्या होता है, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो भी, तो सबसे पहले जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे क्या है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। तो इस पृथ्वी पर मानव कैसे आए, यानी कौन? मानव की बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमन की बात कर रहा है। तो इस पृथ्वी पर मानव कैसे आए, यानी मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन की बात कर रही है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप देखेंगे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं, वहां पे आप देखेंगे जब हम साइंस पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज और निकल के आता है, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन हम इन सब की चर्चा कर लें और देखते हैं तो उससे पहले जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में आप देखेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है। यानी मनुस्मृति एक है, वहां पे मिलता है कि पूरा पृथ्वी क्या हुआ था, प्रलय हो गया था, और प्रलय के बाद सृष्टि का विकास होता है, और सबसे पहले जो पृथ्वी पर उत्पन्न जीव होता है वो मत्स्य के रूप में होता है। ठीक है, यानी एक मछली के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फिश। ठीक है, यानी जो जल में रहे, ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद एक ऐसे जीव की उत्पत्ति, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो जल और स्थल दोनों जगह पर रह सके, जिसे टर्टल बोलते हैं, यानी कछुए की बात करते हैं। ठीक है, टर्टल्स यहां पर आते हैं। टर्टल्स के बाद आप देखें जो जल में भी रहे, थल पे भी रहे, यानी वाटर, लैंड, और जो कीचड़ मड में भी रह सके, तो आप देखेंगे वाराह अवतार, यानी जिसे हम कह सकते हैं, जिसे पिग के नाम से, यानी सुअर, आप देखेंगे जो आज के समय के हैं, वो कहाँ पे? तीनों जगह पे रह सकता है। तो इस तरह देखेंगे क्रमिक रूप से क्या हो रहा है, मानव की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हो रही है। इसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जब क्लास लिया जाएगा वहां पर। ठीक है, अभी सिर्फ सिलेबस की चर्चा करते हैं, क्योंकि सिलेबस ही बहुत बड़ा है हिस्ट्री का, तो लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। जब हम यहां पे बात किया हमने पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, यानी इन तीनों की जब हम चर्चा करते हैं तो पूरा पाषाण काल में क्या था। जब पूरा पाषाण काल में आप ह्यूमन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मानव के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मानव अपना जीवन कैसे जीता था, कहाँ रहता था, क्या उसके आवास थे रहने के लिए, क्या खाता था, क्या भोजन करता था। तो आप देखेंगे उस टाइम के मानव घुमंतु प्राणी था, यानी इधर उधर घूमता रहता था, उसके रहने का कोई निवास स्थान नहीं था, भोजन क्या करे उसे पता नहीं था, जो मिलता था, यानी क्या मिलेगा, जंगलों से फल फूल प्राप्त कर सकता है, या शिकार करके क्या कर सकता है, अपना पेट भर सकता है। तो जो मानव था उस टाइम का, यानी पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो ये जो मानव है, यानी जो ह्यूमन है, ये क्या कर रहा है, पशुओं का शिकार, यानी एनिमल मार रहा है, यानी पशु का क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, और शिकार करके अपना भोजन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। उसके बाद पूरा पाषाण के काल के बाद आप जब चलेंगे, आगे बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, यानी मीसोलिथिक में। तो मीसोलिथिक में क्या करता है, यही मानव शिकार भी करता है, और शिकार करने के साथ साथ संग्रहण भी करता है, संग्रहण भी करता है। अब इस आप सोचिए, पहले का जो मानव था वो सिर्फ शिकार करता था, शिकार करके भोजन करता था, लेकिन संग्रहण कर नहीं करता था। यानी जब संग्रहण का मतलब है तो मानव में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए,
शिकार तो कर रहा है, शिकार करने के साथ साथ संग्रहण, संग्रहण कब करेगा, यानी किसी चीज को आप बचा के कहाँ रखेंगे, तो उसे बचा के रखने के लिए कोई निवास स्थान होना चाहिए, या अन्नागार। जैसे आप देखेंगे जब सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा की सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, ठीक है। तो यानी संग्रहण करने के लिए उसे कोई उचित स्थान होगा। उसके बाद जब हम मीसोलिथिक से नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि मनुष्यों ने अपना निवास स्थान भी क्या कर लिया था, सुनिश्चित कर लिया था, ठीक है। ते हम प्रागैतिहासिक काल में पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में हम क्या देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखेंगे नगर नियोजन, यानी वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनका आवास कैसा। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा की जो नगरी सभ्यता थी, उसमें आप देखेंगे कि उनकी जो बस्तियां थी वो त्रिभुजा आकार में थी। त्रिभुजा आकार में कैसे, तो आप देखेंगे कि उनके जो बस्तियों का विस्तार था, ठीक है, यानी ए है नॉर्थ, ए है साउथ और ए वेस्ट और ईस्ट। तो आप देखेंगे कि उत्तर की जो तरफ था, उत्तर की तरफ कौन सा जगह था, मांडा, क्या था, मांडा था। और उससे जैसे नीचे आएंगे तो दक्षिण की तरफ यानी दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। और हम पश्चिम की तरफ बढ़ें तो पश्चिम की तरफ जो इनका स्थान है सुतकांगेडोर, क्या है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आलमगीरपुर। विस्तार पूर्वक इन नगरों की हम भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखेंगे। उसके बाद यहाँ के प्रमुख नगर कौन कौन से थे, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ नगर, ये तो रहा इस पूछे एग्जाम में जैसे पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसका विस्तार उत्तर में कहाँ तक था, तो उत्तर में आप कहाँ करेंगे, मांडा में था, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूरब में आलमगीरपुर। तो इस तरह आप देखेंगे तो इसके जो नगर नियोजन का विस्तार आता है वो त्रिभुजा आकार में आता है, ठीक है। इसी तरह उसको हम मानचित्र के द्वारा भी आपको समझाएंगे, जब क्लास होगा तो मानचित्र पे देखेंगे कि उसका विस्तार कैसे है और क्यों हम उसे कहते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार में है, ठीक है। फिर इसके अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा है, लोथल है, मोहनजोदाड़ो है, चनहुदड़ो है, इन सब की भी हम चर्चा करें। जैसे मोहनजोदाड़ो क्या है, मोहनजोदाड़ो की जब हम बात करते हैं वो सबसे बड़ा नगर है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जगह है कौन है, मोहनजोदाड़ो है। चनहुदड़ो क्या है, तो चनहुदड़ो से आप देखेंगे मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि उनको तकनीकी ज्ञान आ चुकी थी। कारखाना तभी है जब तकनीकी उनको ज्ञान है, आज के इतना नहीं लेकिन कुछ तो रहा होगा। फिर हम लोथल की बात करें तो लोथल को हड़प्पा सभ्यता का क्या कहते थे, प्रशासनिक भवन की संज्ञा देते थे, ठीक है। और कालीबंगा जहाँ चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। तो इन सब की चर्चा हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में करने वाले हैं। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आपका जो टॉपिक है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन में हम देखेंगे आर्यों का आगमन होता है, आर्य कहाँ से आए इसकी चर्चा भी करेंगे, कुछ विद्वानों में मतभेद है। फिर आर्य कहाँ चले गए, आर्यों का पतन कैसे हुआ, इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सब की वेद पुराण वेदांग इन सब की चर्चा करेंगे। यहाँ पे वैदिक में हम देखेंगे, वैदिक सभ्यता में यानी जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन में और क्या क्या देखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन में इसके प्रमुख देवता कौन है, प्रमुख देवियाँ कौन कौन सी हैं इसमें, ठीक है। किस देवी या देवता की कितनी बार उच्चारण किस में किया गया है, ठीक है। तो इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। 16 संस्कारों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है संगम एज यानी संगम युग। संगम युग में हम क्या देखेंगे, संगम युग में हम चोल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। किसका, यानी संगम युग में चोल साम्राज्य के साथ साथ हम पांड्य,
पांड्य साम्राज्य और उसके बाद चेर साम्राज्य। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी की चर्चा करें, क्लास में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पहले ही बता चुके हैं आप लोगों से, ठीक है। संगम युग के बाद हम आएंगे मगध का उत्कर्ष यानी मगध एम्पायर। किसकी चर्चा करेंगे? मगध एम्पायर की चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम मगध एम्पायर की चर्चा करेंगे यानी मगध का उत्कर्ष। तो मगध में क्या क्या देखना है हमें? जैसे मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो वहां पे हम अजाशत्रु की चर्चा करेंगे, उदयन की चर्चा करेंगे, शिशुनाग की चर्चा करने वाले हैं, महापदम नंद की चर्चा करेंगे, घनानंद, और इसी में हम देखेंगे सिकंदर का आक्रमण भी, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण भी यहां पर होता है। उसके बाद जब हम मगध की टॉपिक खत्म करेंगे, मगध के बाद हम धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट यानी धार्मिक आंदोलन क्या क्या हुए, तो आप देखेंगे कि जब किसी भी सभ्यता का विकास होता है, सभ्यता के साथ साथ उसकी क्या होती है, उसके कल्चर, उसके रिलीजियस भी साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले तो आप देखेंगे सनातन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो क्या कारण रहा जैन धर्म यहाँ पे पनपा, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, यानी ओरिजिन इन सब के हो रहे हैं, जैन आ रहे हैं, बौद्ध धर्म की ओरिजिन हो रही है, ठीक है, वैष्णव है, शैव है, कई ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, धर्मों का उत्थान हो रहा है यानी उत्पत्ति ओरिजिन हो रही है। जैसे जैन की बात करें हम, बौद्ध धर्म की बात करें, वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव के साथ साथ हम शैव धर्म की भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य पे आएंगे और मौर्य साम्राज्य में क्या क्या देखना है, यानी मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे अशोक की बात करेंगे, ठीक है, अशोक के शिलालेख हैं उसकी चर्चा करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे, कलिंग युद्ध की भी चर्चा इसी में करना है। फिर इस मौर्य साम्राज्य, अब देखिए अभी तक यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन देखेंगे प्रशासनिक तौर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंपायर्स यानी साम्राज्य बन रहे हैं और इस साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, तो इसका आप देखेंगे कलिंग युद्ध से। किससे? कलिंग युद्ध, ठीक है, जिससे कलिंग युद्ध के बाद अशोक का क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे क्या क्या है, बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं सिलेबस की बस चर्चा कर रहे हैं, पढ़ना क्या क्या है हमें, कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या पढ़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आजकल, नीली हरी काली पीली किताबें ले लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे उनके मन में डाउट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, डाउट्स अपने मन से हटाइए, इतनी सारी किताबें मत पढ़िए, सिर्फ एक किताब को फॉलो कीजिए, वह है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ही आप अपना वेश बनाइए और उसी के आधार पर आप क्या करिए, अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में हमने क्या क्या पढ़ना है, अशोक पढ़ना है, अशोक के शिलालेख यानी 14 शिलालेखों का भी वर्णन करेंगे हम, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे, कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, उसके बाद जो प्रशासनिक उसकी सत्ता इकाइयाँ हैं उसकी व्यवस्था देखेंगे। यहाँ पे हम आर्ट और कल्चर यानी कला संस्कृति की भी चर्चा करेंगे और क्या कारण रहा कि मौर्य साम्राज्य इतना आगे निकल चुका था और उसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी पूरी तरफ से कह सकते हैं खत्म हो गया। मौर्य साम्राज्य के बाद हम चर्चा करेंगे मौर्यों के बाद यानी मौर्योत्तर काल, ठीक है, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्योत्तर काल में क्या देखेंगे, जब यहाँ पे मौर्य समाज समाप्त हो जाता है, यानी मौर्य समाज की समाप्ति के बाद मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट इंपीरियल में हम चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ शासक वर्ग आते हैं, जैसे शक हैं, कुषाण हैं, पहलव हैं, तो इन सब की चर्चा यहाँ पर हम मौर्योत्तर काल में देख लेंगे। और उसके बाद आता है आपका गुप्त काल। गुप्त काल में हम किसकी चर्चा करेंगे, एक मिनट,
तो गुप्त काल में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त को आप देखेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि बीड़ा बजाते हुए उनका सिक्का मिला हुआ है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा करेंगे। तो मेन और इम्पॉर्टेंट जहां से प्रश्न बनते हैं उन सब, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में आएंगे। इसमें गुप्त काल में हम षड दर्शन, यानी षड दर्शन कौन कौन से हैं। तो जब षड दर्शन की बात करते हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, ठीक है, वेदांत, इन सब की जब, वैशेषिक, इन सब की जब हम चर्चा करेंगे तो यहीं पे जाके, यानी गुप्त काल में जाके क्या होता है, षड दर्शन का अंतिम रूप से संकलन कर लिया जाता है। यानी सबको क्या किया जाता है, यहीं पर संग्रहित कर लिया जाता है। उसके बाद फिर इसको संकलित नहीं किया जाता है। यानी षड दर्शन का अंतिम रूप यहीं पे दिखने के बाद, उसके बाद फिर कुछ नहीं देंगे। फिर हम गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे, यानी पोस्ट गुप्त पीरियड। तो गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश देखेंगे, हर्षवर्धन प्रथम की चर्चा करेंगे, यानी हर्षवर्धन की चर्चा करेंगे। और इसी में हर्षवर्धन के शासन काल में आप देखेंगे एक चीनी यात्री आता है, वेनसोंग भारत। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेनसोंग किसके शासन काल में भारत में आया था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था। किस लिए आया था, इसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।